अस्सलाम वालेकुम। दिस इज लेक्चर नंबर 19। और लेक्चर नंबर 9 इससे पहले हमने एंकल जॉइंट पढ़ा है। और उससे पहले नी जॉइंट था, फिर उससे पहले हिप जॉइंट था। तो अब 19th लेक्चर में हम स्पाइनल कॉलम को स्टार्ट करेंगे। और स्पाइनल कॉलम को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली उसकी एनाटॉमी है। एनाटॉमी क्या है जनाब? आपकी टोटल जो फुल स्पाइन है, टोटल 33 वर्टिब्रीज होते हैं, ठीक है। और 33 वर्टिब्रीज में टोटल 23 इंटरवर्टिब्रल। व्हाट आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क? दो वर्टिब्रीज के दरमियान में जो डिस्क होती हैं। अब ये कहाँ पे नहीं होती? एक तो C1 C2 के दरमियान में आपको पता है नहीं होती, ठीक है। C2 C3 के दरमियान में होती है। उसके बाद सैक्रम के जो वर्टिब्रीज हैं उनके अंदर नहीं होती है। तो टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिब्रल डिस्क हैं वो आपकी 23 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिब्री हैं दे आर 33। उसके अलावा आप देख रहे हो, अगर आप लैटरल व्यू में, जो कि सैजिटल व्यू या लैटरल व्यू जो साइड से आप व्यू करते हैं, अगर आप साइड व्यू में अपनी स्पाइन को देखते हैं तो यू सी सम कर्व्स, राइट। कुछ कर्व्स पोस्टीरियर हैं, कुछ कर्व्स इंटीरियर हैं। टोटल 4 कर्व्स होते हैं आपकी स्पाइन में। और दो कर्व्स इंटीरियर हैं, दो कर्व्स पोस्टीरियर हैं। जो पोस्टीरियर कर्व्स हैं दे आर प्राइमरी कर्व्स। और ये पोस्टीरियर कौन से? आपका थोरैक्स का पोस्टीरियर कर्व होता है, आपका सैक्रम का पोस्टीरियर होता है। प्राइमरी कर्व्स का क्या मतलब है? ये वो कर्व्स हैं, एक तो ये पोस्टीरियरली कन्वेक्स है। कन्वेक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ, और इंटीरियरली ये कनकेव है, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि प्राइमरी कर्व्स वो कर्व्स होते हैं जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि आपकी सारी, वैसे बाय बर्थ आपकी सारी स्पाइन एक पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी कर्व में होती है। तो उसके बाद सेकेंडरी कर्व्स डेवलप होते हैं। और सेकेंडरी कर्व्स जो हैं वो बेसिकली सर्वाइकल के हैं। सर्वाइकल सेकेंडरी कर्व कब डेवलप होता है? जब आप बच्चा सर उठाना शुरू करता है अपना, उसका वेट बेयरिंग स्टार्ट होती है। इसी तरह जब वो बैठना शुरू करता है या वो खड़ा होना शुरू करता है तो उसकी लोअर स्पाइन के ऊपर वेट बेयरिंग आती है और फिर वो कर्व डेवलप होता है। तो वो लॉर्डोटिक कर्व्स होते हैं, वो सेकेंडरी कर्व्स है। प्राइमरी कर्व्स वो हैं जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, दे आर थोरेसिक एंड सैक्रल। सेकेंडरी कर्व्स वो होते हैं जो कि बाद में डेवलप होते हैं, दे आर सर्वाइकल एंड लंबर। जनरल स्ट्रक्चर क्या है अकॉर्डिंग टू Kapanji? एक साइंटिस्ट था। स्पाइनल कॉलम विद a normal curve has 10 folds ability to resist the axial compression in comparison with a straight rod। मतलब कि अगर आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होती है, अल्लाह ताला ने ये कर्व्स ना बनाए हुए होते तो 10% कम, फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि अगर अभी आपकी कर्व के साथ स्पाइन 100 न्यूटन बोझ को बर्दाश्त कर सकती है, तो ना का 10% कम कर देते या 10 फोल्ड कम कर देते, मतलब कि 10 टाइम्स आपकी स्पाइन ज्यादा वेट को बर्दाश्त करती है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज कर्व्स। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट रॉड होती तो इतनी वेट बेरिंग ये बर्दाश्त ना कर पाती। स्पाइनल कॉलम के फंक्शंस क्या है? डेफिनेटली इसके दरमियान से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है तो उसकी प्रोटेक्शन है। मूवमेंट ऑल थ्री प्लेन्स में अलाउ करती है, और आपकी अपर और लोअर लिम्स को यूनाइट करती है। आपके बाजू और आपकी टांगे, ये दोनों यूनाइट एक दूसरे से जुड़े हैं आपकी स्पाइन के थ्रू, ये स्पाइनल कॉलम के थ्रू। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है मोबाइल सेगमेंट का। मोबाइल सेगमेंट बेसिकली क्या चीज होती है? कोई से भी दो वर्टिब्रीज आपकी पूरी स्पाइन के अंदर, कोई से दो वर्टिब्रीज जो कि एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। मतलब कि लेट से अगर हम बात करते हैं L1 L2 या T3 T4 या T6 T7 या C5 C6, इस तरह ये कोई से दो वर्टिब्रीज एंड द इंटरवीनिंग इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवीनिंग मतलब उनके दो वर्टिब्रीज और उनके दरमियान मौजूद डिस्क, इस एक यूनिट को हम कहते हैं मोबाइल सेगमेंट। और एक मूवमेंट जो है वो मोबाइल सेगमेंट के ऊपर होती है, इसलिए हम एक मोबाइल सेगमेंट को स्पाइन का फंक्शनल यूनिट कहते हैं। वर्टिब्री की एनाटॉमी में देखते हैं कि एक टिपिकल वर्टिब्री के अंदर हमारे पास एक तो पहले ये आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि वी हैव टू टाइप ऑफ वर्टिब्रीज, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल वर्टिब्रीज वो होते हैं जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती हैं, जबकि एटिपिकल वो होते हैं जो कि हर वर्टिब्री डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल C1 C2 आर एटिपिकल, ठीक है, वो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। बाकी टिपिकल वर्टिब्रीज में इंटीरियर पोर्शन होता है जो कि उसकी बॉडी होती है, इसके ऊपर डिस्क मौजूद होती है। पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर क्या है? वो पेडिकल्स हैं, न्यूरल आर्च है, पोस्टीरियरली यूनाइट करके लेमिना होता है जो कि पोस्टीरियर यूनाइट करके आपका स्पाइनस प्रोसेस गुजारने का बनाता है। और लैटरल प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। टिपिकल वर्टिब्रीज आपके सर्वाइकल स्पाइन की शेप डिफरेंट होती है। आपका जो थोरेसिक स्पाइन का वर्टिब्रीज होते हैं दे आर हार्ट शेप वर्टिब्रीज, और लंबर लंबर वर्टिब्रीज जो हैं दे आर किडनी शेप। उनकी मतलब उनको नाम है उनका दिया हुआ।
आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं इसके अलावा। आर्टिकुलर प्रोसेसेस बेसिकली 4 आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं हर वर्टिब्रे के ऊपर, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले आर्टिकुलर प्रोसेसेस अपने उससे ऊपर मौजूद वर्टिब्री के साथ, मतलब कि जो उससे ऊपर मौजूद वर्टिब्री होगा उसके इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस के साथ यूनाइट करेगा और फेसेट जॉइंट बनाएगा। ठीक है, फेसेट जॉइंट आएगा, अपोफिजियल जॉइंट भी होता है, बेसिकली ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। फिर उसके बाद लेमिना के दरमियान में जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के दरमियान में जो लेमिना का पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। यहाँ पे डायग्राम में रेड कलर से उन्होंने उसको लेबल भी किया हुआ है। बायलैटरल फ्रैक्चर अगर हो जाए पार्स इंटर आर्टिकुलरिस का, दोनों साइडों से अगर ये पार्स इंटर आर्टिकुलर, ये सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है एक न्यूरल आर्च का, तो यही ज्यादा फ्रैक्चर होता है। और अगर ये दोनों साइडों का फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होगा कि ये पीछे वाला पोर्शन पीछे रह जाएगा और आगे वाला जो बॉडी है वो आगे निकल जाएगी, और उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इस डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा है, L5 वर्टिब्री जो है, ठीक है, उसके वो पोस्टीरियर पोर्शन देखिए, पार्स इंटर बायलैटरल पार्स इंटर आर्टिकुलरिस जो है वो फ्रैक्चर हो गया है। उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो स्टेबिलिटी थी वो मुतासिर हुई, उसकी वजह से जो L5 था वो फॉरवर्ड मूव कर गया। इसके आगे मूव करने की वजह से क्या हुआ, जो इसके ऊपर मौजूद L4 है वो पोस्टीरियर टिल्ट हुआ, और जो पोस्टीरियर स्पेस थी वो लिमिट होगी, मतलब कि वहां पे नर्व इम्पिंजमेंट भी आएगी उसके बाद। और डेफिनेटली जब वो आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ALL जो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो भी होगा, और भी वर्टिब्रीज इसके साथ जो है वो डिस्टर्ब होंगे। वर्टिब्रीज के साथ आपके जो लिगामेंट्स हैं वो टॉर्न होंगे। उसके बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। डिस्क के 2 पोर्शन होते हैं, एक सेंट्रल पोर्शन होता है उसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, उसका आउटर पोर्शन होता है उसको एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है, जो कि बाहर वाला एनुलस फाइब्रोसिस है उसमें 70% तक वाटर होता है। न्यूक्लियस पल्पोसिस में जो कोलेजन है वो 15 to 20% होता है, और बेसिकली टाइप 2 कोलेजन होता है ताकि वो कंप्रेसिव लोड को बर्दाश्त कर सके। लेकिन जो एनुलस फाइब्रोसिस है उसमें 60% तो कोलेजन होता है, और वो टाइप 1 कोलेजन होता है ताकि वो टेंसाइल फोर्सेस को बर्दाश्त कर सके। फिर उसके अलावा वर्टिब्री की जो आपकी डिस्क है उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है, कवरिंग होती है हर डिस्क के ऊपर, उसको कहते हैं वर्टिब्रल एंड प्लेट। वो अपने साइडों से, अपनी पेरिफेरी से आपकी डिस्क के साथ अटैच होती है। ये जो एंड प्लेट है इसका मेन फंक्शन बेसिकली क्या है, आपकी डिस्क को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एनी लोड, कंप्रेसिव लोड, कोई मैकेनिकल डिस्टरबेंस, मतलब कि आपकी डिस्क की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एक दफा डिस्क डैमेज हो गई तो फिर वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। जो आपकी डिस्क इनोवेशन है, आउटर 1/3 to हाफ इज इनोवेटेड, मतलब कि आपकी न्यूक्लियस पल्पोसस के अंदर इनोवेशन नहीं होती, एनुलस फाइब्रोसिस में होती है। और ये जो इनोवेशन है ये भी बेसिकली आपके वर्टिब्री के आसपास से जो नर्व्स गुजर रही हैं ढेर सारी, इस डायग्राम्स में देखें, ये जो येलो कलर की नर्व्स हैं ये जो इधर उधर वाली गुजर रही है, इन्हीं में से कोई एक ब्रांच है जो कि आपकी डिस्क को सप्लाई करती है। सिमिलरली आपकी ब्लड सप्लाई भी इसी तरह है, और जो न्यूट्रिशन है वो, जो डिस्क के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो डिफ्यूजन के थ्रू आती है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है वो 1/4 आपकी जो स्पाइन की हाइट है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। और जब ये मतलब कि वाटर लोड होती है, इसमें कंप्रेशन आता है तो ये वाटर को लूज करती है और अब्सॉर्ब करती है आयन को। और 54% ऑफ दिस लॉस occurs इन द फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। आप सुबह जब उठते हैं तो मतलब कि जब आप लेटे हुए होते हैं तो ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होती, कंप्रेसिव लोड नहीं होता कोई भी, तो आपकी हाइट जो है, डिस्क जो है वो मैक्सिमम हाइट में होती है। लेकिन जब आप खड़े होते हैं उस पर वेट लगता है, कंप्रेसिव लोड लगता है, वाटर उसमें से ऊज करके बाहर जाता है, तो उसकी थोड़ी सी हाइट जो है वो कम हो जाती है। तो अगर सारी वर्टिब्रेस की हाइट ऐसे कम होगी तो ओवरऑल 54% जो आपकी पूरी स्पाइन है उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रात को आप 6 फुट के हो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो 4 फुट के हो जाते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल थोड़ा सा हाइट में फर्क आता है। फिर एक क्वेश्चन है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जब वो जाते हैं उनकी हाइट में ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज आता है, उसके रीजन क्या है? क्योंकि ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होती, कोई कंप्रेशन नहीं होती आपके डिस्क के ऊपर, तो दे आर इन देयर मैक्सिमम हाइट। डिस्क की जो ब्लड सप्लाई है दैट इज अप टू द एज ऑफ 8 years relies on mechanically based means for maintaining a healthy nutrition, मतलब कि इधर उधर से जो वाटर की मूवमेंट होती है इसके साथ ही न्यूट्रिशन आती हैं। और जो पंपिंग एक्शन है इसी वजह से, मतलब कि पोस्चर जो है, इसलिए हमें इसको हम कॉन्टिन्यूस एक पोस्चर को मेंटेन नहीं कर सकते। वजह
क्योंकि एक जगह जब आप मेंटेन करेंगे तो वाटर एक जगह से ऊज करके दूसरी जगह पे कलेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में उसके अलावा आपकी जो स्पाइन है उसमें मूवमेंट्स कौन सी होती है? फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, फ्लेक्शन फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, एक्सटेंशन बैकवर्ड मूवमेंट होती है, लैटरल फ्लेक्शन एक साइड पे होती है, मतलब कि दो लैटरल फ्लेक्शन होती हैं, राइट साइडेड या लेफ्ट साइड। उसके अलावा रोटेशन होती है, या राइट साइडेड रोटेशन होगी या लेफ्ट साइडेड रोटेशन होगी। ठीक है। तो आर्टिकुलेशन या जॉइंट्स कौन से हैं? एक तो आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो कि आपके दो वर्टिब्रीज के दरमियान में बन रहा है, ठीक है, वर्टिब्रल डिस्क के साथ। दूसरा साइनोवियल जॉइंट है जो कि आपका फेसर जॉइंट है, बेसिकली आपके जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं उनके दरमियान में जो जॉइंट होता है, ठीक है, वो बन रहा होता है। उसके अलावा एसआई जॉइंट और कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं। फेसेट जॉइंट जो है ये सुपीरियर आर्टिकुलर, एक वर्टिब्री के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और उससे ऊपर वाले वर्टिब्री के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स, ये मिलके फेसेट जॉइंट बनाते हैं। और एक वर्टिब्री चार फेसेट जॉइंट बनाता है, दो ऊपर और दो नीचे। ठीक है। ऊपर वो अपने से ऊपर वाले वर्टिब्री के नीचे वाले दो आर्टिकुलर प्रोसेसेस के साथ बनाएगा, और नीचे उसके कौन से बनेंगे? अपने से नीचे वर्टिब्री के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स के साथ। इंटरबॉडी जॉइंट है जो कि आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ बनता है। इसके ऊपर मूवमेंट्स जो है वो ग्लाइडिंग और रोटेशन, डिस्ट्रैक्शन और कंप्रेशन अवेलेबल होती है। लिगामेंट्स आपको स्पाइन के ऑलरेडी पता है। वर्टिब्री के सारी वर्टिब्रीज के इंटीरियर जो लिगामेंट पास कर रहा है दैट इज नोन एज इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल। व्हाई डू वी कॉल इट लॉन्गिट्यूडिनल? क्योंकि वो लंबाई में पास कर रहा है। इसी तरह वर्टिब्रल बॉडीज के बिल्कुल पोस्टीरियर जो लिगामेंट है दैट इज पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ठीक है। पीएलएल भी कहते हैं उसको। इसके डिफरेंट फंक्शंस आप लोग एक दफा रीड कर लीजिएगा। वही कॉमन फंक्शंस है। अब एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, वर्टिब्रल बॉडीज के बिल्कुल इंटीरियर जो गुजर रहा है वो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल है। वर्टिब्रल बॉडीज के बिल्कुल पोस्टीरियर जो है वो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल। तो वर्टिब्रल बॉडी की जो बॉडी के बॉडी और उसके पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है वर्टिब्री का, उसके दरमियान में आती है आपकी स्पाइनल कैनाल। तो जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो बेसिकली आपकी स्पाइनल कैनाल का इंटीरियर कॉम्पोनेंट बनाता है। सिमिलरली स्पाइनल कैनाल का जो पोस्टीरियर कॉम्पोनेंट है वहां से लिगामेंटम फ्लेवम गुजरता है। ठीक है। तो लिगामेंटम फ्लेवम है, ये इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो कि वर्टिब्रल बॉडीज के बिल्कुल इंटीरियर इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, वर्टिब्रल बॉडीज के बिल्कुल पोस्टीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, और ये स्पाइनल कैनाल का इंटीरियर बॉर्डर है। इसी तरह स्पाइनल कैनाल का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा जो कि जो जिसके पीछे से आपका स्पाइनस प्रोसेस आएगा वो बनाता है या उसकी बाउंड्री बनाता है लिगामेंटम फ्लेवम। ये जो ग्रीन कलर का लिगामेंट नजर आ रहा है ये लिगामेंटम फ्लेवम है। उसके अलावा हमारे पास क्या है? हमारे पास इंटरस्पाइनस लिगामेंट है। सारे स्पाइनस प्रोसेसेस के दरमियान में जो लिगामेंट लगा हुआ दैट इज इंटरस्पाइनस। ठीक है। और सारे स्पाइनस प्रोसेसेस के ऊपर से जो गुजर रहा है, ठीक है, वो सबकी टिप्स को जो टच करता हुआ जा रहा है दैट इज नोन एज सुप्रास्पाइनस। ये जितने भी पोस्टीरियर लिगामेंट्स हैं दे रिस्ट्रिक्ट द इंटीरियर मूवमेंट और कंट्रोल करते हैं बेसिकली उस मूवमेंट को। अननेसेसरी इंटीरियर मूवमेंट नहीं करवाने देते। इसीलिए इसी तरह जो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है वो पोस्टीरियर मूवमेंट बेसिकली एक्सटेंशन को लिमिट करते हैं, ताकि अगर ये ना हो तो बहुत ज्यादा पोस्टीरियर मूवमेंट हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा मतलब कि मूवमेंट भी अलाउ की है लेकिन उसको कंट्रोल भी किया है डिफरेंट लिगामेंट्स के साथ। उसके बाद आपका लिगामेंटम नकी है। बेसिकली ये सुप्रास्पाइनस लिगामेंट ही होता है जो कि सर्वाइकल स्पाइन में लिगामेंटम नकी बन जाता है और नीचे की तरफ आता है तो वो सुप्रास्पाइनस बन जाता है। आपके सारे इंटर ट्रांसफर्स, हर इंटर जो ट्रांसफर्स प्रोसेस है ऊपर और नीचे वाला जो वर्टिब्री का ट्रांसफर्स प्रोसेस है उनके दरमियान में जो लिगामेंट है वो इंटर ट्रांसफर्स होता है। दोनों साइड्स पे लगे होते हैं क्योंकि दो हैं। और जो आपका फेसेट जॉइंट है चूंकि वो साइनोवियल और आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है तो उसको भी जो है उसका एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल उसके अंदर डिस्क भी होती है वैसे, लेकिन कैप्सूल का बेसिक फंक्शन क्या है? जॉइंट की प्रोटेक्शन। ठीक है। ये एनाटॉमी थी स्पाइन की। आप लोगों ने ये अपनी एनाटॉमी 1 में पढ़ी हुई होगी, इसमें हमने सिर्फ इसको डिवाइस किया है। ठीक है। लेक्चर था छोटा सा और बड़ा इजी सा लेक्चर था, बेसिकली सिर्फ एनाटॉमी थी इसके अंदर। अल्लाह हाफिज।